उसकी मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। हम बताएं और क्या मामला हुआ है? हम मामला होता क्या, वो पवन खारोल उसको आए दिन धमकाता डराता, उसकी वजह से उसके आत्महत्या की है। और पता नहीं वापिस 2-3 बार ट्राई उसने डराया धमकाया, फिर वो बाद में तालाब में जाके गिर गया। पता नहीं किस वजह से गिरा, रात को 9 बजे मिलने के बाद चला गया था वो, फिर बाद में पता नहीं रहेगा। पूरा कॉलोनी में वही बदनाम इस टाइप का करता है, आए दिन का उसका करना पवन खारोल करण खारोल के नाम। तो डरा धमकाने का क्या मामला? पैसे कौन डरा सकता है? आपको क्या लगता है क्या मामला था? ये पवन खारोल था, उसमें डराने का, वो पैसे लेने का कुछ नहीं, वो आए दिन हर लोगों से करता है इस समय का वो। इसके पूरा मोहल्ले वाले परेशान है, कॉलोनी वाले इसके। ऐसे कितने मामले आपके संज्ञान में है? अभी उसके 7-8 उसी कॉलोनी में 7-8 मामले हो गए उसके इस तरीके के। किसी का हाथ पैर तोड़ना, किसी का क्या करना है, वो पुलिस एक्शन लेती नहीं है इस टाइप का पूरा। तो ले जाके शिकायत बहुत बार पहले की थी, बाकी उसका कोई रीजन आता नहीं, आता है थोड़ी देर जाके छोड़ देता है बस पुलिस का। इससे पहले आपके भाई की मौत के पहले कुछ हुआ था विवाद इनका? इसके पहले थोड़ा 2 दिन पहले हुआ था, एक दिन लेके गए वापस बंद कर दिया, वापस छोड़ दिया उनको। विवाद क्या था? विवाद पर घटना कुछ नहीं हुआ, आए दिन रास्ते में खड़ा रहता है, हर किसी बच्चे से करता है, समाज बंदों से करता है, बाकी अगेन आदमी से नहीं करता। वो मोहल्ले में बहुत दारू पी के इस गली में जाना, इस गली में जाना, लोगों के साथ इस तरह करना, झगड़ा करना, इस टाइप का पूरा। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए, वो सब कॉलोनी वासी सब समाजवासी सब इसीलिए आए, इंसाफ चाहिए उसको। अच्छा, आपका भाई जब मरा कोई प्रेस नोट वगैरह छोड़ गया कि क्यों मर रहा हूँ, क्या किस कारण मर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं कि छोड़ के गया, पता हमारे पास तो नहीं मिल रहा है। मैं गिरीश हिमाली पूर्व पार्षद हूँ इस वार्ड से पहले का। मैं अभी फतेहपुरा साहिबगंज जनता व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। और 4 दिन पूर्व ये जो घटना हुई, इस घटना की आप पीछे छुपे कारणों पे जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक भय का ऐसा वातावरण बनाया। 4 दिन पहले इस लड़के को उठा के ले गए, कहीं ले जाके इसको डराया धमकाया, फिर इसको वापस छोड़ दिया, फिर रात को जब भी ये आता जाता इसका ध्यान रख के इसको डराना धमकाना, इस तरह का एक वातावरण बनाया कि इतना भयभीति हो गया कि इसने घर में भी किसी से चर्चा नहीं की कि मेरे साथ क्या घटना हो रही है और मेरे क्या हो सकता है। और वो डिप्रेशन में इतना आ गया कि न तो वो कोई नोट लिख सका, न किसी को कह सका, और इस तरह का कदम उसने उठा लिया। देखा जाए तो क्या है कि कुछ लोगों ने वहाँ कि इस भय का वातावरण बना रखा है, कुछ मानसिक कुष्ठा भी है, कुछ शराब का सेवन है, और कुछ ये लोग काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, 5-7 लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। और जो सीधा और शरीफ नजर आ गया। पूर्व में आप जनप्रतिनिधि थे? जी भाई साहब जी। तो वहाँ पे मतलब आपने ऐसी सख्ती क्यों नहीं बरती? मतलब आखिर सुरक्षा व्यवस्था को क्या हमारे समय तो बच्चे थे ही नहीं, अभी नई जनरेशन आ गई है, नए बच्चे पैदा हो गए हैं, तो प्रशासन का हिसाब से तो एक राउंड चलता रहना चाहिए ऐसे। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रास्ते में रोककर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसमें सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने तेजी से जांच करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। डबोक थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में पार्थी हेमेंद्र निवासी सेक्टर 11 हिरणमगरी हाल गुडली डबोक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी की सुबह शंकर लाल अपने परिचितों के साथ कार से जोगनिया माता जी जा रहा था। रास्ते में भूता बस स्टैंड के पास शंकर लाल के फोन पर कॉल आया, जिसके बाद वह गाड़ी से बाहर निकला। इसी दौरान 4 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 7 लोग मौके पर पहुंचे और शंकर लाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने सिर पर पत्थरों से हमला किया और कार पर भी पथराव किया। गंभीर रूप से घायल शंकरलाल को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार सिर पर आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना
सुखायल और सहायक पुलिस अधीक्षक आशिमा वासवानी के सुपरविजन में थानाधिकारी हुक्म सिंह के नेतृत्व में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया। आज सूचना और तकनीकी सहयोग से पुलिस ने 6 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि मृतक शंकर लाल और आरोपियों के बीच पुरानी आपसी रंजिश थी और पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट के मामले दर्ज होकर चालान पेश किए जा चुके थे। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने हमला कर शंकर लाल की हत्या की। पुलिस मामले में आगे का अनुसंधान कर रही है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से अवैध पशु तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश देने वाली खबर सामने आई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सजगता दिखाते हुए रात के अंधेरे में की जा रही पशु तस्करी के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक ले जाई जा रही भैंसों को मुक्त कराया गया। वहीं तस्करों द्वारा दिया गया लालच ठुकराकर पूरे मामले को कानून के हवाले करने की तैयारी की गई है। सागवाड़ा क्षेत्र में बजरंग दल की सतर्कता से अवैध पशु तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भैंसों को अवैध रूप से वध के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही सागवाड़ा बजरंग दल की टीम सक्रिय हुई और रात के समय इलाके में घेराबंदी कर दी। कुछ ही देर में टीम ने पिकअप को रोक लिया। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 6 भैंसें बेहद क्रूर तरीके से ठूस कर भरी हुई पाई गई। बताया जा रहा है कि इन भैंसों को डबोक रेल मगरा नाथ द्वारा और सज्जनगढ़ क्षेत्रों से एकत्र कर वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पिकअप चालक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पैसे देकर मामला रफा दफा करने और वाहन छोड़ने का प्रलोभन दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न केवल पशुओं को मुक्त कराया बल्कि पूरे मामले को कानूनी दायरे में लाने का निर्णय लिया। घटना के बाद बजरंग दल सागवाड़ा की ओर से थानाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा गया है, जिसमें वाहन चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जय श्री राम, जय गौ माता। चित्तौड़ प्रांत से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक पिकअप वाहन डूंगरपुर से सागवाड़ा की ओर आ रही है, जिसमें गौवंश बनने की सूचना थी। गौर शब्द सागवाड़ा टीम ब्रीडिंग पर बैठी और उस पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसका गाड़ी नंबर है RJ30GB 3550। उक्त पिकअप में 6 भैंसें थी जो ठूस के भरी हुई थी और यह गाड़ी सागवाड़ा डूंगरपुर डबोक रेल मगरा नाथद्वारा से सज्जनगढ़ शेल्टर हाउस में जा रही थी, जो वास्तव में पटनी की ली जा रही थी, जिसके कुछ प्रूफ हमारे पास है, जिसमें हमने सागवाड़ा थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और उक्त पिकअप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। उक्त पिकअप चालक द्वारा गौरक्षक सागवाड़ा टीम को कहा गया कि मैं आपको 20, 30 हजार 50 हजार देने को तैयार हूँ, मेरे वाहन जाने दो। तो मैं उन गौ तस्कर को, उन भैंस तस्कर को कहना चाहता हूँ कि गौरक्षक दल कोई पैसों का मोहताज नहीं है। हम नंदी महाराज गौ माता के लिए हमारे लहू का अमृत और रक्त समर्पित है। इस तरह की पचकानी हरकत हमारे सामने आगे से न किया जाए। ब्राह्मण समाज को लेकर दिन गए विवादित बयान के बाद पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया ने अब अपने शब्दों पर खेद जताया है।
विप्र समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के संगठित विरोध के बाद खोड़िया ने वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला अब शांत होता नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया द्वारा हाल ही में एक धार्मिक सभा के दौरान दिए गए बयान के बाद उपजा विवाद अब धीरे धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है। खोड़िया ने एक जैन समाज की धर्म सभा में विजातीय विवाह को लेकर चिंता जताई थी। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मण, मराठा और क्रिश्चियन समाज का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी देखी गई। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विप्र समाज ने इसे अपनी सामाजिक अस्मिता पर आघात बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विप्र फाउंडेशन और सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पर एकत्र हुए और बयान को अमर्यादित बताते हुए तत्काल माफी की मांग की। समाज के प्रबुद्ध जनों की इस एकजुटता ने राजनीतिक हमलों में भी चर्चा तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दिनेश खोड़िया ने एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी किया, जिन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व विजातीय विवाह को लेकर सामाजिक चिंता तक सीमित था और किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। खोड़िया ने कहा कि यदि उनके शब्दों से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आघात पहुंचा है तो उन्हें इसका गहरा दुख है और वे खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी समाजों का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य केवल पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करना था। खोड़िया ने विप्र समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों से अपील की कि इस विषय को आपसी संवाद और सामाजिक समरसता के साथ सुलझाया जाए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे है उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खोड़िया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी, तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं। सादर नमस्कार। कल जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक व्यक्तित्व, जिसमें विजातीय विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अब युवा पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके और कई बार गलतियां कर लेती हैं और उसमें परिवार को, समाज को बड़ा नीचा देखना पड़ता है, इसी को लेकर के मेरा मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है, तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई विषय बने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि विजातीय विवाह हम सबके लिए दुखदायी है। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है, ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। हम इसको बैठ करके बात करेंगे कि इस तरीके की जो विजातीय शादियां होती हैं वो हर समाज, हर परिवार के लिए बड़ा दुखदायी होती है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी हमारे पंचों से, साथियों से निवेदन है कि मेरे मंतव्य को समझें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ मर्यादाओं में बांध करके रखें और हम सबके सर्व समाज की एकजुटता बनी रहे और सब समाज इसी तरीके से विकास करें और हर परिवार और हर समाज संस्कारित हो, मर्यादित हो, यही मेरी भावना थी।
मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे इस व्यक्तित्व के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उदयपुर स्थित आरएनटी मेडिकल कॉलेज में एक विशेष और उपयोगी पहल सामने आई है। कॉलेज के सभागार में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ द्वारा विकसित प्रीवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप बिना इंटरनेट और बिना एआई के काम करता है और आमजन को कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के खतरे को लेकर पहले से सचेत करता है। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक महत्वपूर्ण हेल्थ टेक्नोलॉजी पहल की शुरुआत की गई। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ द्वारा विकसित प्रीवेंटिव हेल्थ एडवाइजर नामक ऐप को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस ऐप की खास बात यह है कि यह ना तो इंटरनेट पर आधारित है और ना ही एआई का उपयोग करता है। डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि यह ऐप चिकित्सा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं और प्रमाणित स्वास्थ्य दिशा निर्देशों पर आधारित है। ऐप का उद्देश्य किसी व्यक्ति में कैंसर के साथ साथ अन्य गैर संक्रामक रोगों जैसे हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज होने की संभावनाओं को इंगित करता है ताकि व्यक्ति समय रहते सावधान हो सके और रोकथाम पर ध्यान दे सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ऐप पूरी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाओं के निवारण दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिससे इसकी सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहती है। डॉक्टर राठौड़ के अनुसार एआई आधारित सिस्टम कभी-कभी एक ही डेटा पर अलग-अलग और भ्रामक परिणाम दे सकते हैं, इसलिए इस ऐप को एआई से अलग रखा गया है। आदिवासी बाहुल्य और दूरदराज के लोगों के लिए यह ऐप विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। बांसवाड़ा, उदयपुर और आसपास के इलाकों में मार्बल खनन और प्रोसेसिंग से जुड़े श्रमिकों में सिलिकोसिस और सीओपीडी जैसी फेफड़ों की बीमारियों का खतरा रहता है। यह ऐप ऐसे लोगों को पहले से आगाह करने में मदद करेगा। इसके साथ ही दुरुस्त गांव में कार्यरत आशा सहयोगियों और एएनएम के लिए भी यह ऐप एक प्रभावी उपकरण बनेगा। बिना इंटरनेट के काम करने की क्षमता के कारण यह ऐप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आपके माध्यम से मैं हमारे जनमानस को ये आगाह करना चाहता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कैंपस में हमने कमरा नंबर 5 में ग्राउंड फ्लोर पे आरोग्य हेल्थ क्लिनिक करके हमने जो है वो एक इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। इसे चलते हुए कुछ समय हो गया है। ये हमारे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम है गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के अनुरूप है और इसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम जो कम्युनिटी मेडिसिन है वो इसे संचालित करते हैं। यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग जैसा एक प्रोग्राम है। हमारे अस्पताल में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रोगी हो चाहे रोगी का परिजन हो, जो 30 साल से ऊपर है, वो उस क्लिनिक में जाकर के अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और अपनी जो है वो अन्य पैरामीटर्स चेक करा सकता है। अगर उसमें भी हमको अगर कुछ ऐसा चीज़ लगती है वहाँ पर कि अगर उसका ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा आ रहा है उसकी उम्र के हिसाब से, या उसको कुछ इस तरह का जो है वो इंडिकेशन है कि उसको हृदय रोग हो सकता है, या जैसा भी आपने ये कैंसर वाला जो हमारा ऐप देखा प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइज़र, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का पता चलने से हम उस रोगी को आगाह कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आगाह कर सकते हैं कि वो अपनी डिटेल्ड स्क्रीनिंग करावे और अपनी डिटेल जांच करावे, जिससे कि उसके रोग का पहले से पता चल सके और हम उसको बढ़ने से रोक सकें। सबसे पहले मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डायग्नोसिस ऐप नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग ऐप है। जो लोग स्वस्थ हैं या जिनको कम लक्षण हैं वो अपना डाटा डाल के चेक कर सकते हैं कि उनको किस बीमारी की होने की संभावना है और उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। ये ऐप टेस्ट नहीं करता, टेस्ट कराना तो आपको अस्पताल ही जाना होगा, बट ये उन लोगों में एक अवेयरनेस करता है कि उनको कौन कौन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किस किस अंग के टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उनको कहाँ जाना चाहिए जहाँ ये टेस्ट उपलब्ध हो पाए। तो ये अवेयरनेस के लिए है
और एक समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है कि एक व्यक्ति को यदि एक या एक से ज़्यादा यदि कोई व्यसन है या कोई प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है तो उनको किस तरह की कौन सी जांच कहाँ पे करानी होगी। तो ये एक स्क्रीनिंग ऐप है जो कि आपको अवेयरनेस देता है, आपको एक रिकमेंडेशन की लिस्ट देता है, एक PDF रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आपको किस तरह के टेस्ट आपको कराने हैं ताकि बीमारी पकड़ में आए। इसका बहुत सिंपल तरीका है कि एक QR कोड हमने लॉन्च किया है, माननीय प्रधानाचार्य महोदय ने भी इसका अनावरण किया है। जो भी व्यक्ति इस QR कोड को स्कैन करेगा तुरंत ये ऐप उसी के मोबाइल में शुरू हो जाती है। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में राजदर्शन होटल रोड पर हुई तलवारबाजी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए 3 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त तलवार, चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। हाथीपोल थाना क्षेत्र में 31 जनवरी की शाम राजदर्शन होटल रोड पर हुई तलवारबाजी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पार्थी ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह शाम करीब 6 बजे गांधी ग्राउंड से अपने घर सिलावट पाड़ी जा रहा था। जैसे ही वह राजदर्शन रोड स्थित कॉटन वर्ल्ड दुकान के पास पहुंचा, पीछे से अमान उर्फ लेडीज हाथ में तलवार लेकर आया और जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर वार किया। पार्थी द्वारा बचाव का प्रयास करने पर तलवार का वार हाथ पर लगने से उसका हाथ कट गया। घटना के समय अमान उर्फ लेडीज के हाथ 3 अन्य लड़के भी मौजूद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और DSP पश्चिम राजेश यादव के सुपरविजन में हाथीपोल थाना पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज, तकनीकी संसाधनों और मुखबिर तंत्र की सहायता से जांच शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी उमान उर्फ लेडीज को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने पार्थी के साथ पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने 3 विधि से संघर्षरत बालकों को भी संरक्षण में लिया है। साथ ही आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त तलवार, चाकू और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। उदयपुर में एकता और भाईचारे के प्रतीक मशहूर सूफी संत हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब शहीदे नाज का 55वां 5 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक रूहानी जोश और खरोश के साथ संपन्न हुआ। सज्जादान शीन हजरत अब्दुल अजीम मियाँ साहब की जेरे सरपरस्ती में आयोजित इस उर्स में देश भर से ज़ायरीन पहुंचे। 5 दिनों तक चले इस धार्मिक समागम में विभिन्न रस्मों के जरिए हजरत को खिराजे अकीदत पेश की गई और कुल की फातिहा के साथ देश में खुशहाली की दुआ मांगी गई। उदयपुर के सूफियत और रूहानियत का 5 दिवसीय सफर पूरे एहतराम के साथ मुकम्मल हुआ। उर्स का आगाज 29 जनवरी को जश्न-ए-चिरागा के साथ किया गया था, जिसके बाद अकीदत का सिलसिला लगातार परवान चढ़ता रहा। 30 जनवरी को असर की नमाज के बाद दरगाह के बुलंद दरवाज़ा शहीदे नाज पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत कर अपनी हाजिरी दी। अकीदत का यह सफ़र 31 जनवरी को और भी खास रहा, जब जुहर की नमाज के बाद सालाना गुस्ल और संदल की रस्म पूरी कर दी गई। इसी दिन शाम 5 बजे जाटवाड़ी स्थित खानकाह पीर महल से सिलसिला-ए-आलिया और खानकाही सरकारी चादर का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां मज़ार-ए-मुबारक पर चादर पेश कर मुल्क में अमन की मन्नतें मांगी गई। उर्स की रातों को यादगार बनाने के लिए 1 और 2 फरवरी को महफिल-ए-समा का आयोजन हुआ। देश भर में आए नामचीन कव्वाल पार्टियों ने हजरत पीर अब्दुल शकूर साहब द्वारा स्वयं रचित दीवान शहीदे नाज की सूफियाना और आरिफाना कलाम पेश कर समा बांध दिया। 2 फरवरी को उर्स के अंतिम दिन आखिरी महफिल-ए-रंग और कुल की फातिहा का आयोजन हुआ। कुल की रस्म के दौरान विशेष फातिहा खानी की गई।
और अकीदतमंदों के बीच तबर्रुक का वितरण हुआ। सद्दान शीन की सदारत में देश में भाईचारे, शांति और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी गई और दोपहर 1 बजे उर्स का आधिकारिक समापन हुआ। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, वारदात को अंजाम देने के बाद घर में लगाई आग, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। भरत खारोल की मौत के मामले ने पकड़ा तुल, निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की उठी मांग, पुलिस कार्रवाई को लेकर भी उठे सवाल। दबोक थाना पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।